Fine. Yes. देखो, today we are going to start the topic of interference of light. ठीक है? पहले लेक्चर प्लान सुनो कि how we have to cover the interference. ठीक है? इंटरफेरेंस सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत सब टॉपिक से लिंक्ड है. ठीक है? देखो बोर्ड पे ये डिस्कशन on the last page. Interference of light डेफिनेशन बहुत सिंपल है. फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है, इसमें बहुत नई टर्म्स आएंगी जो आज इंट्रोड्यूस होंगी. ठीक है, फॉर लाइक दैट इंटरफेरेंस फिनोमेना इज टोटली बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन एंड कोहेरेंट सोर्सेस. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना इंटरफेरेंस, इन दो वर्ड्स पे टिका हुआ है. इनका मतलब क्लियर कर लो, सुपरपोजिशन और कोहेरेंट, आगे इंटरफेरेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, दोबारा से, इट इज अ फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस. अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं वो अभी थोड़े टाइम बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सुपरपोजिशन का पॉइंट क्लियर करता हूं. सुपरपोजिशन है क्या? बिफोर दैट लेट्स do this definition in detail. देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब है लाइट वेव्स का आपस में इंटरफेयर करना. ठीक है, सिंपली इंटरफेरेंस. तो देखो फॉर एग्जांपल इस रूम में अभी एक लाइट चल रही है. ठीक है, मान के चलते हैं एक लाइट चल रही है. एक लाइट की वजह से कुछ ब्राइटनेस हो गई इस रूम में. मैंने अब 2 या 3 लाइट सोर्सेज इस रूम में लाइट अप कर दिए. ठीक है, जैसे ही मैं 2 या 3 सोर्सेज को लाइट अप करूंगा, हर सोर्स की डिफरेंट वेव्स होंगी. ठीक है, ये एक सोर्स है, एक ट्यूब लाइट है, ये डिफरेंट वेव्स को रिलीज करेगा. सेकंड सोर्स डिफरेंट वेव्स को रिलीज करेगा. थर्ड सोर्स डिफरेंट वेव्स को रिलीज करेगा. तो ये सब वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी. तो इनके रिजल्ट से क्या होगा? अब इस रूम में पहले अगर एक ट्यूब की वजह से जितनी ब्राइटनेस थी, अब इस क्लास में अगर 4 ट्यूब्स चल रही हैं, तो कुछ स्पॉट्स इस रूम में ऐसे होंगे जहां पे पहले से ज्यादा ब्राइटनेस जो होगी वो बढ़ जाएगी, और कुछ स्पॉट ऐसे होंगे कि जहां पे सिर्फ एक ट्यूब की वजह से पहले ब्राइटनेस ज्यादा थी, बट अब वहां पे पहले से ब्राइटनेस रिजल्टेंट जो होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो है क्या ये फिनोमेना जो है? देखो, इंटरफेरेंस फिनोमेना इज टोटली बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने काफी चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ रखा है. सुपरपोजिशन लाइक फॉर एग्जांपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब से पहले हमने कहां पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सबको याद है थोड़ा बहुत आइडिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का? कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है. इसमें हमारा एक चार्ज पड़ा है Q0. इसके सराउंडिंग में हमारे पास 4 चार्जेस हो रहे हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4. देखो ऑन द बोर्ड वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम. यहां पे हमारा चार्ज पड़ा है Q0. ठीक है, Q0 के बाहर हमारे पास 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4. तो इस Q0 पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस Q0 ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड Q4. फॉर एग्जांपल कि Q1 और Q0 में फोर्स होगी, लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है, इनका डिस्टेंस R2 है, इनका डिस्टेंस R3 है, इनका डिस्टेंस R4 है. तो इनके बीच में जो फोर्स होगी F इक्वल टू K Q0 Q1 बाय R1 स्क्वायर, K Q2 Q0 बाय R2 स्क्वायर, K Q0 Q3 बाय R3 स्क्वायर, K Q0 Q4 बाय R4 स्क्वायर, और इन सब का वेक्टर सम. वेक्टर सम कहने का क्या मतलब है? वेक्टर सम कहने का मतलब है इनके डायरेक्शंस को हमने साथ लेके चलना है. डायरेक्शंस का मतलब अब पॉसिबिलिटी है Q1 हमारा पॉजिटिव, Q4 पॉजिटिव हो, Q1 पॉजिटिव हो, Q2 नेगेटिव हो और Q3 भी हमारा नेगेटिव हो. तो यहाँ पे इन दोनों, और अगर ये हमारा चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगी, पॉजिटिव 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 रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स. तो जो नेट हमारी फोर्स बचेगी दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. ठीक है, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया लें, पॉजिटिव पॉजिटिव इनमें रिपल्शन हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है. तो अगर हम नेट फोर्स, अगर ये Q0, Q1, Q3, Q4 इनका मैग्नीट्यूड सेम है, R1, R2, R3, R4 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट हमारा ये जो चार्ज रहेगा ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इस पे नेट फोर्स 0 रहेगी. ठीक है, ये मैंने डायग्राम थोड़ा रफली बनाया, पॉइंट समझ के मैं क्या बताना चाहता हूँ. उधर से रिपल्सिव फोर्स और नीचे अट्रैक्टिव फोर्स पर नीचे जाएगा. नहीं मतलब सिंपली अगर इसका वो कर लोगे, किसी भी तरीके से नेट फोर्स निकालोगे, पॉसिबिलिटी है ये सबको पॉजिटिव कर दो, यहाँ पॉसिबिलिटी है ये ऊपर की तरफ रिपेल करे, अट्रैक्ट करे या नेट इक्विलिब्रियम में रहे. ठीक है, वो नेट फोर्स मतलब यहाँ पे जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लिंक करने का मतलब है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने एक पॉइंट पे
इलेक्ट्रोस्टैट में जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था कि एक पॉइंट पे अगर एक चार्ज पे आपने नेट फोर्स निकालनी है तो सभी चार्जेस की वजह से आप वेक्टर सम करके नेट फोर्स निकालोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे लिंक किया गया। इंटरफेरेंस फिनोमेना इज टोटली बेस्ड ऑन अपॉन द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। हां, बिफोर स्टार्टिंग द सुपरपोजिशन पहले मैं लाइट वेव्स का फिनोमेना थोड़ा जस्टिफाई करना चाहूंगा। यहां पे ये पॉइंट सबसे काम का है जो मैं बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, now we are doing the process of interference of light, ठीक है। मतलब अब जिन वेव्स के साथ हमें लिंक करना है वो टोटली हमारी कौन सी है, लाइट वेव्स। अब इस पॉइंट को ना थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बुक में इजीली नहीं मिलेगी। We are totally linked with the concept of light waves, ठीक है। Light is what wave? Light is an electromagnetic wave, ठीक है। So light is an EM wave, electromagnetic wave. Electromagnetic wave क्या होती है? A wave in which electric field vector, magnetic field vector and direction of propagation are mutually perpendicular to each other. तो अगर ये एक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी होगी, ठीक है। और ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। नाउ सपोज मेरे पास एक सोर्स है S, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक स्क्रीन है जहां पे मैंने इसका ब्राइटनेस पैटर्न को स्टडी करना है। ध्यान से, I have a source S, I have a screen S dash placed at a particular distance R. On screen S dash I have to study the brightness pattern of this source. तो जैसे ही मैं इस सोर्स को लाइट अप करूंगा, if I assume that light is an electromagnetic wave, ठीक है। अब अगर वेव थ्योरी के ऑप्शन, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली चले, ठीक है। अब यहाँ पे हाइगन्स प्रिंसिपल अगर लगाएं तो ये जो तुम्हारा सोर्स S है इससे वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे। पहले हमारा एक प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, ठीक है। कंटीन्यूअस वेव फ्रंट इज व्हाट? कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ठीक है। तो इस वेव फ्रंट के रास्ते में जितने ये पार्टिकल्स होंगे सब सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। फिर ये वेव फ्रंट अपनी एनर्जी को आगे सेकेंडरी वेवलेट को ट्रांसफर करेगा, ये सब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे एंड सो ऑन, एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी और इस स्क्रीन पे हमें कुछ इल्यूमिनेशन दिखाई देगी, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर है कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी इस स्क्रीन पे मुझे इल्यूमिनेशन दिखाई देगी। अब सबसे काम की चीज, ठीक है। अब हमें इतना कॉन्सेप्ट बेसिक से पढ़ा है, पता है कि इस पॉइंट पे इस स्क्रीन पे जितनी इंटेंसिटी होगी, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी इज टोटली लिंक्ड विद ब्राइटनेस। ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कर चुके हैं, ठीक है, कि कोई भी लाइट कितनी इंटेंस है दैट इज टोटली लिंक्ड विद द ब्राइटनेस। किसी भी लाइट की ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है वो डिपेंड करेगा वो लाइट कितनी इंटेंस है। इंटेंस का मतलब पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, सिंपल। अब यहां पे देखो, इंटेंसिटी इज टोटली लिंक्ड विद एम्पलीट्यूड। देखो यहां पे वी आर डीलिंग विद ब्राइटनेस, ब्राइटनेस इज लिंक्ड विद इंटेंसिटी एंड फर्दर इंटेंसिटी। देखो यहां पे एक बार बना ही लेते हैं, ब्राइटनेस इज लिंक्ड विद इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज फर्दर लिंक्ड विद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पूरे वेव ऑप्टिक्स में इस मंत्र को याद रखना, ये बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा। कोई भी लाइट कितनी इंटेंस होगी, कितनी ब्राइट होगी, वो डिपेंड करेगा उस लाइट की जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनैलिटी में, ठीक है। ध्यान से, फॉर एग्जांपल अब यहां से जो लाइट वेव, इसको देख रहे हो ना, ये मैंने इस तरीके से बनाया, इसका मतलब क्या है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हो। यहां से जो लाइट वेव निकल रही है वेव्स की टर्म में निकल रही है, इसको तुम्हें वेव फ्रंट की फॉर्म में दिखाने के लिए हमने इस तरीके से बनाया। इसका मतलब है एक क्रेस्ट फिर एक ट्रफ, एक क्रेस्ट फिर एक ट्रफ, एक क्रेस्ट ट्रफ, इस तरीके से लाइट हमारी प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है, मीडियम में। अब ये देखो, इस वी हैव टू स्टडी द ब्राइटनेस पैटर्न ऑफ दिस सोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, ठीक है। हमने क्या करना है, इस सोर्स का यहाँ पे इस स्क्रीन S डैश पे ब्राइटनेस पैटर्न को स्टडी करना है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि इस लाइट, इस स्क्रीन पे कितनी इल्यूमिनेशन होगी, कितनी ब्राइटनेस होगी, दैट इज लिंक्ड विद इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज फर्दर लिंक्ड विद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब कौन सा एम्पलीट्यूड, ये जो हमारी लाइट वेव है, इस लाइट के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस लाइट वेव को ट्रांसवर्स फॉर्म में बनाऊं तो ट्रांसवर्स फॉर्म में इस लाइट वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग वेव होगी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो अब हमारी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का मैंने स्क्वायर का है, तो ये एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वेव का, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वेव का, के दोनों वेव्स को ऐड करके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगा उसका स्क्वायर।
गेटिंग माय पॉइंट में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दोबारा से देखो, एक बार मैं पूरे प्रोसेस को रिपीट करता हूं। मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट, मैंने एक सोर्स को एस पर लाइट अप किया, इसके कुछ डिस्टेंस आर पे मैंने एक स्क्रीन को रख दिया। मैंने क्या करना है, इस सोर्स का ब्राइटनेस पैटर्न स्टडी करना है कि यहाँ पे ये जो सोर्स की लाइट है, यहाँ पे ये स्क्रीन पे कितनी इल्यूमिनेशन हो रही है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ब्राइटनेस है लाइट की। अब बेसिक से मुझे पता है कि इस स्क्रीन पे जितनी ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस इज लिंक्ड विद इंटेंसिटी, कि यहाँ पे जो हमारा सोर्स हमने लाइट अप किया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, एंड इंटेंसिटी इज फर्दर लिंक्ड विद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हर वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होता है। तो यहां से ये जो सोर्स से लाइट निकल रही है, लाइट इज व्हाट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां से जो लाइट निकल रही है, लाइट जो हमारी मीडियम में वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। अब वेव कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां से हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने इस सोर्स को लाइट अप किया, यहां से एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी प्रेजेंट है, और वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो माय क्वेश्चन इज कि यहां पे हमने ये फंडा बनाया कि ब्राइटनेस इस स्क्रीन पे कितनी इल्यूमिनेशन होगी वो डिपेंड करता है इस सोर्स की कितनी इंटेंसिटी है, और इस सोर्स की कितनी इंटेंसिटी है वो फर्दर डिपेंड करता है कि इस सोर्स से जो हमारी लाइट वेव्स निकल रही हैं उन लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है। अब उस लाइट वेव में फर्दर दो वेव्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, मैग्नेटिक फील्ड वेव। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये किस वेव का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, के दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो रिजल्टेंट आंसर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लिखो, राइट डाउन द पॉइंट, द ऑप्टिकल इफेक्ट्स, राइट डाउन, ऑप्टिकल इफेक्ट्स, optical effects of any light source is totally linked with E vector. Optical effects of any light source is totally linked with electric field vector. ठीक है, तो कोई भी लाइट सोर्स किसी भी पॉइंट पे कितनी ब्राइटनेस दे रहा है, कितनी इंटेंसिटी दे रहा है, वो टोटली डिपेंड करेगा कि उस लाइट सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम एम्पलीट्यूड की हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? नो, हमने न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। इक्वेशन सी ना, Ex is equals to E naught into sin kx minus omega t, ठीक है। ऐसे ही हमारी By की इक्वेशन थी B naught sin kx minus omega t, ठीक है। इस तरीके से हमने देखी थी, कोई भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर स्पेस में प्रोपेगेट कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट जो टाइम के टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, वेव का एम्पलीट्यूड। बट कोई भी लाइट किसी भी पॉइंट पे कितनी ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ किसका हाथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। इस पॉइंट को याद रखना, ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ एनी लाइट सोर्स इज टोटली लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो कोई भी तुम्हारी लाइट है, फॉर एग्जांपल अब इस क्लासरूम में लाइट्स हमारी लाइट ऑन हो रही है, ठीक है, ट्यूबलाइट चल रही है, इस ट्यूबलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इस टाइम मीडियम में। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है, बट इस पूरे रूम में कितनी ब्राइटनेस शो हो रही है इन ट्यूबलाइट्स की वजह से, उसमें टोटली जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, इतना हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब इधर देखो बोर्ड पे, ठीक है, ये सेपरेट पॉइंट था जो इंटरफेरेंस में तुम्हें बताना था। अब देखो, we were doing the process of superposition, definition नोट हो गई है, ठीक है। लेट्स स्टडी सुपरपोजिशन इन डिटेल। देखो, सुपरपोजिशन का जो टॉपिक है ना, ये हम 11th क्लास बेस में 11th क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिटेल में, थोड़ा बहुत नहीं बहुत डिटेल में पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ बीट्स का प्रोसेस, अगर आपको याद हो, ठीक है। दोबारा से करते हैं, इधर देखो बोर्ड पे, सुपरपोजिशन ऑफ बीट्स। नोट मत करना, एक कॉमन सेंस वाली चीज है जो मैं कह रहा हूं, बस एक बार तुम्हें याद आ जाए। देखो इधर देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, बिल्कुल इधर देखो।
11th क्लास जो हमने वेव्स की इंटरफेरेंस पढ़ी थी कि वेव्स आपस में टकराती हैं, उसके 3 पॉइंट्स थे। एक तो सुपरपोजिशन था, एक बीट्स था, एक और थर्ड पॉइंट था जो हमने, ठीक है। बीट्स कब बनती थी? जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव इंटरेक्ट करती थी, ठीक है। याद है कि इस तरीके से देखो, सुपरपोजिशन अभी बाद में कराऊंगा, पहले बीट्स का एक आइडिया दे दूं जो हमने पढ़ा था। एक हमारी वेव है ये, ठीक है। इसके ऊपर अब अगर हम मैं 1 सेकंड का ये साइकिल मान के चलूं, ये वेव 1 2 3, ठीक है। अगर ये हमारा 1 सेकंड का साइकिल है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी हमारी 3 हर्ट्ज है। ये 1 सेकंड में 3 टाइम्स ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। अब इसके साथ ये सेकंड वेव इंटरैक्ट हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, ठीक है। तो क्या मैं इनकी सुपरपोजिशन करा सकता हूं? सुपरपोजिशन, देखो सुपरपोजिशन करने के लिए इधर देखो, यस, सुपरपोजिशन का मतलब तो होता है एक के ऊपर एक आना, सुपर इंपोज करना, ठीक है। क्या मैं इनकी इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकता हूं? नो। इधर देखो ध्यान से, ये जब वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी तो दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। बीट्स की फॉर्मेशन कब होती है? जब दो हमारी वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की आपस में इंटरफेरेंस करती है, इंटरफेयर करती है, और जो रिजल्टेंट पैटर्न बनेगा वो हमने इस तरीके से देखा था कि जहां पे तुम्हारा क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा, वहां पे ये वेव ऊंची हो जाएगी, जहां पे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा फिर नीचे हो जाएगी, ऊपर नीचे, इस तरीके से हमारा कुछ पैटर्न बनेगा, ठीक है। कि जहां पे हमारा क्रेस्ट के ऊपर, अब यहां पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट भी आ सकता है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ भी आ सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है यहां पे, देखो इस फिगर में और जो अब फिगर हमने स्टडी करना है इंटरफेरेंस की सुपरपोजिशन में, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो। यहां पे ये जो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, यहां पे देखो ये जो तुम्हारा इस वेव का क्रेस्ट है वो दूसरे वेव की क्रेस्ट के टॉप पे भी आ सकता है, क्रेस्ट के यहां पे भी आ सकता है, क्रेस्ट वाले पार्ट पे यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बीट्स कब फॉर्म होती है? जब दो तुम्हारी वेव्स आपस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। अब हमने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी करना है, इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी करना है, उसमें जो दो वेव्स हैं वो हमारी सिर्फ दो तरीके से इंटरफेयर कर सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वेव ली, ठीक है, दैट इज आवर वेव नंबर 1, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वेव होगी। सेकंड वेव मैं इसके ऊपर इंटरफेयर करा रहा हूं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वेव होगी। सेकंड वेव हमारी मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे अगर हमें सुपरपोजिशन करानी है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। यहां पे अगर हमने इंटरफेरेंस, देखो अभी कोहेरेंट सोर्सेज का मैं कांसेप्ट कराऊंगा, उसमें फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट जस्टिफाई हो जाएगा। जो सबसे काम की चीज है यहां पे, जो वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इनकी सुपरपोजिशन होने के लिए इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से ये जो हमारी फर्स्ट वेव है इसको मैं नाम दे रहा हूं y1 इक्वल y1 वेव है, इसको मैं नाम दे रहा हूं y0 sin ओमेगा, ठीक है। फिर मैं सेकंड वेव बना रहा हूं y2 इक्वल टू y0 sin ओमेगा t, ठीक है। इसका भी एम्पलीट्यूड y0 ले लो और इसका भी एम्पलीट्यूड y0 ले लो। अब अगर ये देखो, ये दोनों अब आपस में अगर इंटरफेयर करेंगे, लेट्स से हमारा ये एक सोर्स है S1 सोर्स, ये हमारा S2 सोर्स है। S1 सोर्स ने मुझे ये लाइट वेव दी, S2 सोर्स ने मुझे ये लाइट वेव दी। तो जो अब फाइनल वेव मिलेगी मुझे, फाइनल वेव अब जो मैं नीचे बनाऊंगा, ध्यान से देखो, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो जो फाइनल हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी, y रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा इंडिविजुअल जो नेट डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका वेक्टर सम होके मिलेगा। और यही अगर हमारी वेव उल्टी होती, अगर यही वेव हमारी इस तरीके से होती, फॉर एग्जांपल यहां पे ये पैटर्न हमारा इस तरीके से बनता, दिस 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 दिस। अब अगर मैं यहां से देखूं, इनकी वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है, इसका भी y0 है, इसका भी y0 है, ठीक है। तो नेट अगर मैं देखूं रिजल्टेंट, तो ये हमारा क्या बनेगा, y1 माइनस y2, और नेट जो हमें वेव मिलेगी दैट विल बी अ नल वेव। उस वेव का कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं होगा, जीरो वेव। अब यहां पे जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कैन बी जस्टिफाइड थ्रू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज constructive superposition
and next one is destructive superposition. डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ. डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट. अब यहां पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने जो वेव्स की सुपरपोजिशन करानी है, उनकी सुपरपोजिशन के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए. व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मे बी सेम और मे बी डिफरेंट. ठीक है, ये अभी कॉमन सेंस की चीज है, अभी क्लियर करता हूं. मे बी सेम और मे बी डिफरेंट. इधर देखो बोर्ड पे. यस, ये अभी मैंने वेव बनाई. लेट्स से ये इसका हमारा पीक वैल्यू थी 1 और इधर हमारी पीक वैल्यू थी -1. ठीक है, और जो नीचे वाली भी वेव है इसकी भी पीक वैल्यू -1 और ऊपर वाली पीक वैल्यू +1. अब ये वेव्स जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो +1 -1 के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, -1 +1 के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, मेकिंग नेट रिजल्टेंट वेव टू बी 0. अब यहां पे मेकिंग रिजल्टेंट वेव क्यों 0 हो रही है? क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अगर मैं इंटरफेरेंस के अंदर स्टडी कर रहा हूं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अगर मैं इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर स्टडी कर रहा हूं, तो फोरमोस्ट कंडीशन है दो वेव्स जो इंटरेक्ट हो रही हैं इंटरफेरेंस के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. अब एम्पलीट्यूड अगर मैं यहां पे देखूं, इधर देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फॉर एग्जांपल इस क्लास में पहले एक लाइट चल रही थी, इस एक लाइट की वजह से कुछ ब्राइटनेस थी. अब मैंने अगर 3 लाइट्स चला दी हैं तो इस क्लास में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे पहले से ब्राइटनेस बढ़ गई है और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे पहले से ब्राइटनेस कम हो गई है. ब्राइटनेस 0 नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं, डार्क फ्रिंजेस नहीं बन रही है, डार्क स्पॉट्स नहीं बन रहे हैं. पहले ब्राइटनेस मतलब पहले से ब्राइटनेस कुछ जगहों पे बढ़ गई है, जहां पे ब्राइटनेस बढ़ी है वहां पे कौन सी हो रही है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. मतलब लाइट वेव्स इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है. और जहां पे हमारी ब्राइटनेस कम हुई है वहां पे ऐसा नहीं है कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, मेकिंग तुम्हारा रिजल्टेंट 0. रिजल्टेंट 0 कब बनेगा? अगर ये सभी लाइट सोर्सेज का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होगा. अब अगर हम एम्पलीट्यूड डिफरेंट का केस मान के चलो, यहाँ पे लेट्स से जो वेव है ये +0.5 ऊपर जाता है, -0.5 नीचे जाता है. तो जो अब हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी वो क्या बनेगी? ठीक है, ये फर्स्ट वेव +1 ऊपर -1 नीचे, सेकंड वेव +0.5 ऊपर -0.5 नीचे. तो यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी वो पहले से एक छोटी वेव बनेगी जिसका क्रेस्ट होगा +0.5 और ट्रफ होगा -0. ये पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पे जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कैन रिजल्ट इन 2 डिफरेंट वेव्स, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगी? क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ. डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट. बट जरूरी नहीं है कि इनका एम्पलीट्यूड सेम ही रहे. एम्पलीट्यूड कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट. ठीक है, अगर तो सेम वेव के सेम एम्पलीट्यूड के सिग्नल आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करते हैं तो फाइनल जो हमें सिग्नल मिलेगा दैट विल बी अ 0. इतना पॉइंट क्लियर हुआ? सुपरपोजिशन का मतलब क्लियर है? देखो डेफिनेशन इंटरफेरेंस की क्या थी? रीडिस्ट्रीब्यूशन. देखो बोर्ड पे, अभी नोट मत करो, ये नोट करने वाला नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें सुपरपोजिशन का मतलब क्लियर करा था. इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस. तो कहने का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना. देखो कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल पहले इस रूम में अगर एक सोर्स चल रहा था, एक ट्यूबलाइट चल रहा था, उस ट्यूबलाइट की वजह से कहीं पे कुछ जगह ब्राइट थी, कहीं पे कुछ जगह डार्क थी. जैसे ही मैंने इस रूम में 4 ट्यूबलाइट्स जला दी हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने इस रूम में 4 ट्यूबलाइट्स जला दी हैं तो उनकी लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट होके कुछ सुपरपोजिशन हो रही है उनकी. कुछ लाइट वेव्स का क्रेस्ट के ऊपर जा रहा है, ट्रफ के ऊपर जा रहा है, तो कहीं पे ज्यादा ब्राइटनेस हो रही है, कहीं पे कम ब्राइटनेस हो रही है. ठीक है, तो उनकी वजह से दैट रिजल्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. ठीक है, और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैं तुम्हें लाइट की एग्जांपल दे रहा हूं, ट्यूबलाइट्स की, ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें तुम्हारे माइंड में पिक्चर बनाने के लिए सुपरपोजिशन क्या होता है. ठीक है, एक्चुअली में जो इस यहां पे इस रूम में जो हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रही है, दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. दोबारा से,
मैं तुम्हें ये जो इस क्लास में एग्जांपल दे रहा हूं ट्यूबलाइट की, कि पहले एक ट्यूबलाइट था, एक ट्यूबलाइट की वजह से लाइट एनर्जी थी, फिर मैंने 4 ट्यूबलाइट चलाई, चारों ट्यूबलाइट से डिफरेंट वेव्स निकलेंगी, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस की जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या थी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। और इंडिविजुअल ये जो लाइट सोर्सेज है, दीज आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेज। तो यहां पे जो इनकी लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, वो सुपरपोजिशन तो हो रही है, बट दैट सुपरपोजिशन इज नॉट रिजल्टिंग इनटू इंटरफेरेंस पैटर्न। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि एग्जाम में इस एग्जांपल को ना जस्टिफाई करके, ठीक है। वो अभी जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तुम्हें चीजें क्लियर होगी। फिलहाल इतना आइडिया हो चुका है कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? लाइट वेव्स का आपस में टकराना, आपस में इंटरफेयर होना फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? इनपुट। गेटिंग माय पॉइंट? पहले फिलहाल सुपरपोजिशन का मतलब क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरफेरेंस में जो हम लाइट वेव्स को आपस में इंटरफेयर करवाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं लाइट वेव्स को वो कराऊंगा, लिंक कराऊंगा, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बट यहां पे हमने सुपरपोजिशन रखा, ठीक है। हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। एक सेकंड, हेडिंग बनाओ, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी हमने देखा है इंटरफेरेंस होता क्या है, अब देखते हैं इंटरफेरेंस कराने की कंडीशंस क्या है, ठीक है। How we make interference happen? Conditions for interference of light. First point, the two sources of light. Conditions for interference. First point बनाओ, the two sources of light. First point is sources of light must lie very close to each other. Sources of light must lie very close to each other. And second point, sources of light should be coherent in nature. Must lie very close to each other and sources of light should be coherent in nature. These are the two conditions for interference of light. अगर आपने दो लाइट सोर्सेज की वेव्स को आपस में इंटरफेयर कराना है, इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना है, फर्स्ट पॉइंट है टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। सेकंड पॉइंट है सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट जस्टिफाइड है, ठीक है, कॉमन सेंस से क्लियर हो रहा है कि लाइट सोर्स इतने पास होने चाहिए कि उनकी वेव्स आपस में इंटरफेयर कर सके। ऐसा नहीं एक लाइट सोर्स मैंने यहां रखा, इसकी वेव्स आधे रूम में जाते हुए डाई आउट होगी, सेकंड सोर्स मैंने दूसरे रूम में चला दिया, उसकी वहां यहां तक बीच में पहुंच ही नहीं पाई कि आपस की वेव्स, दोनों की वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही है। तो इंटरफेरेंस के लिए जो तुम्हारी लाइट सोर्सेज हैं वो इतने पास होने चाहिए कि एक सोर्स की लाइट वेव्स दूसरे सोर्स की लाइट वेव्स के साथ आपस में इंटरैक्ट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगा, इंटरफेरेंस की पूरी पिक्चर माइंड में बन जाएगी। जो मैं इस रूम की एग्जांपल ले रहा था और मैंने बाद में तुम्हें बताया कि ये जो लाइट ट्यूबलाइट्स आपस में चल रही हैं, इनकी वजह से जो लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, दैट इज नॉट अ these are not coherent sources। तो इनकी वजह से जो इस रूम में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है लाइट एनर्जी की, दैट इज नॉट अ इंटरफेरेंस पैटर्न, वो कुछ और, ठीक है। हेडिंग बनाओ, coherent sources of light। Heading is coherent sources of light। ये नोट कर लिया, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। हेडिंग बनाओ, coherent sources of light। Coherent sources of light। Write down।
the two sources of light are said to be coherent. Two sources of light are said to be coherent if they emit light waves of same frequency, same wavelength, continuous or zero phase difference. Two sources of light are said to be coherent if they emit light waves of same frequency, same wavelength, continuous or zero phase difference. और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो, नो टू डिफरेंट sources of light can never be coherent. No two different identical word add कर लो, different identical sources of light can never be coherent. बताता हूँ इसका मतलब, different का मतलब अलग अलग। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले लेट से हमारी यहाँ पे एक ट्यूब चल रही थी, एक ट्यूब की वजह से लेट से 50 वॉट की ट्यूब है, इसमें लाइट डिफरेंट डिस्प्ले में दे रखी है, फिर मैंने 4 ट्यूब लाइट को लगा दिया, तो ये जो लाइट है डिफरेंट लाइट्स हैं, ये हर जगह पे रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, कहीं पे लाइट ज़्यादा होगी, कहीं पे लाइट कम होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लाइट एनर्जी कम है। हाँ जी, ऑन द बोर्ड, यस, देखो coherent sources of light. First point, two sources of light are said to be coherent if they emit light waves of same frequency, same wavelength, having continuous or zero phase difference. और नेक्स्ट मैंने पॉइंट बताया, नो टू डिफरेंट आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। अब इनका मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? मैंने क्या लिया, देखो साइंटिस्ट ने कहा कि इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए आपको 2 कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, ठीक है? मैंने क्या माइंड में सोचा, कोहेरेंट सोर्सेज वो हैं जो डेफिनेशन कहती है कोहेरेंट सोर्सेज की कि जो लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, या तो उनका फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटीन्यूअस रहे, या उनका फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो रहे, ठीक है? अब इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना, पूरा का पूरा टॉपिक इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट बैठेगा, ठीक है? कोहेरेंट का मीनिंग क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं इंटरफेरेंस। देखो, कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो जिनकी लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम वेवलेंथ की हो, कंटीन्यूअस फेज डिफरेंस हो या जीरो फेज डिफरेंस हो, ठीक है? तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा लेट्स क्रिएट अ इंटरफेरेंस पैटर्न। मैंने क्या सोचा कि फॉर एग्जांपल इस रूम में, ये एक रूम में मैंने 2 बल्ब्स लगाए और मैंने सोचा कि इनका एक इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करता हूं कि लाइट एनर्जी कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है? तो व्हाट आई डू, मैंने एक सिंपल रूम लिया, ठीक है, कंप्लीट एम्प्टी, ठीक है? इसमें मैंने 2 बल्ब्स को लाइट अप किया। ये मेरा बल्ब है S1, सेकंड मेरा बल्ब है S2, ठीक है? ध्यान से देखो, एक रूम में 2 बल्ब को लाइट अप किया। ये बल्ब भी फिलिप्स कंपनी का है, ये बल्ब भी फिलिप्स कंपनी का है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 10 वॉट, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 10 वॉट, ठीक है? इसकी रेटिंग भी 220 वोल्ट है, इसकी रेटिंग भी 220 वोल्ट
इसके ऊपर भी 2 to 3 एम्पियर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी 2 to 3 एम्पियर, ठीक है। और सेम डायामीटर, रेडियस, फिलामेंट, लेट्स से इसके अंदर भी टंगस्टन फिलामेंट है, इसके अंदर भी टंगस्टन फिलामेंट है। ये दोनों डिफरेंट सोर्सेज हैं बट आर आइडेंटिकल। मैंने यहां पे क्या लिखा है? नो टू डिफरेंट आइडेंटिकल सोर्सेज, ठीक है। डिफरेंट और आइडेंटिकल का सीन क्लियर हो गया। डिफरेंट का मतलब दैट इज योर सोर्स 1, दिस इज योर सोर्स 2। आइडेंटिकल का मतलब इनका सब कुछ सेम है, A to Z। सेम कंपनी ने सेम टाइम पे मैन्युफैक्चर किया, दोनों में टंगस्टन की वायर लगी हुई है, डायमीटर, रेडियस वायर का सब कुछ बल्ब का एग्जैक्टली सेम है, दोनों की पावर स्पेसिफिकेशन सेम है, दोनों की वोल्टेज स्पेसिफिकेशन सेम है, दोनों की करंट स्पेसिफिकेशन सेम, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा कि जैसे ही मैं दोनों को दोनों बल्ब्स को स्विच ऑन करूंगा तो इनसे भी लाइट वेव्स निकलेंगी बाहर की तरफ, इससे भी लाइट वेव्स निकलेंगी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न होना चाहिए कि इसकी भी लाइट वेव्स और सेकंड वाले की लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट होंगी, तो कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अब इन लाइट वेव्स की ये जो आपस में लाइट वेव्स थी, जब ये इंटरेक्ट हुई तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ पैटर्न तो बना, बट दैट पैटर्न इज नॉट अ इंटरफेरेंस पैटर्न। समझो ध्यान से। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था, व्हाट आर कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस फॉर टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैंने इनको पास रखा है, ठीक है, मतलब इतनी पास रखा है कि इसकी लाइट वेव्स और इसकी लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट हो सके। सेकंड कंडीशन, टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट इन नेचर। कोहेरेंट की डेफिनेशन कहती है लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, फेज डिफरेंस कंटीन्यूअस या जीरो हो। तो मैंने क्या किया, तो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बल्ब उठा लाया जिनका सब कुछ सेम था। अब जब मैंने इनको लाइट अप किया तो इनकी यहां से जो वेव्स निकल रही है और यहां से जो वेव्स निकल रही हैं, अगर तो दोनों की पावर स्पेसिफिकेशन, वोल्टेज स्पेसिफिकेशन, करंट स्पेसिफिकेशन सेम है, तो व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज? वेरियस पॉसिबिलिटीज आर कि यहां से जो लाइट वेव्स निकलेंगी उन लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड और इन लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम। ये जस्टिफिकेशन है भाई। ऐसा ही होता है कि अगर मैं 10 वॉट के बल्ब एक एक करके जलाऊं तो जितनी ब्राइटनेस मुझे फर्स्ट वाला बल्ब देगा, सेम टू सेम उतनी ब्राइटनेस ही मुझे सेकंड वाला बल्ब दे देगा, ठीक है। तो ये जो दो डिफरेंट आइडेंटिकल बल्ब हैं, इनकी जो एम्पलीट्यूड है, इनसे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनका एम्पलीट्यूड तो सेम हो। मान के चलते हैं कि पॉसिबिलिटी है जो इनसे लाइट वेव्स निकल रही है इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। दो डिफरेंट अगर लाइट सोर्सेज लाइट अप कर रखे हैं, इनसे जो वेव्स निकल रही है इनका एम्पलीट्यूड तो सेम होता है, बट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस कभी भी इनका सेम नहीं रहता है। मान के चल लिया कि इनकी मैंने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी सेम मान ली। कोहेरेंट होने की तीन कंडीशन है। लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, लाइट वेव्स का सेम वेवलेंथ होना चाहिए, और लाइट वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो कंटीन्यूअस और जीरो होना चाहिए। अब ये फेज डिफरेंस क्या चीज होती है, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी जैसे ही फॉर्मूला आएगा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेज होने की तीन कंडीशंस, एम्पलीट्यूड के बारे में तो कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, वेवलेंथ शुड बी सेम, और फेज डिफरेंस या तो दोनों वेव्स का जीरो हो या कांस्टेंट हो। कहने का मतलब जैसे ही मैंने इनको इधर देखो, फेज डिफरेंस जीरो और कंटीन्यूअस होने का क्या मतलब है, इस प्रोसेस को देखो बोर्ड पे, ठीक है। ये रब कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा टीडियस कॉन्सेप्ट है ये। इधर देखो, यस, अभी हमने देखा, यस, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। अब कोई भी ट्रांसवर्स वेव है उसकी हमारी इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t, ठीक है। a क्या होता है, लाइट वेव का एम्पलीट्यूड, sin ओमेगा तुम्हारा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज फर्दर इक्वल टू 2πf t। अब ये वेव कब है, अगर ये वेव का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। अगर इसी वेव का कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है तो ये इक्वेशन बनेगी y1 = a sin ओमेगा t प्लस, ठीक है। ये रेडियन में रहेगा तुम्हारा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इन दोनों सोर्सेज के कोहेरेंट होने की। मान के चलता हूं ये दोनों आइडेंटिकल बल्ब है, ठीक है। फर्स्ट इनकी फ्रीक्वेंसी भी लेट्स से लिखी हुई है इनके ऊपर, ठीक है। मैंने फर्स्ट वेव, इधर देखो, जो फर्स्ट वाला लाइट सोर्स मैंने एमिट किया, ठीक है, लाइट सोर्स को लाइट अप किया, लेट्स से इसकी इक्वेशन बनी y1 = 10 sin 20πt प्लस 40 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड वाला y2 = 10
साइन आइडेंटिकल है, एम्पलीट्यूड मैंने सेव कर दिया, मान के चलिए फ्रीक्वेंसी भी सेव कर दी 20 पाई टी, ठीक है। मान के चल लिया इनिशियल फेज डिफरेंस भी मैंने 40 डिग्री ले लिया, इनिशियल फेज डिफरेंस। अब ये दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट की तरह कब बिहेव करेंगे, अगर इनका सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो चलो सेम मान लिया, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम ही होगी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, हैविंग कंटीन्यूअस और जीरो फेज डिफरेंस। इस टाइम दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, जीरो। ये भी 40 डिग्री एंगल पे, ये भी 40 डिग्री पे एंगल पे है, तो इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। बट कोहेरेंट, बट इंटरफेरेंस होने की कंडीशन क्या है, ये जो फेज डिफरेंस है ये 0 ही मेंटेन रहे या कंटीन्यूअस मेंटेन रहे। या तो देखो होगा क्या, जैसे अब इस लाइट, दोनों लाइट सोर्स को मैं इमिट कर दूंगा, लाइट वेव्स जब पास होंगी, ठीक है, मीडियम से पास होंगी, तो इनके फेज डिफरेंस वेरी करेंगे, ये कभी 40 से 30 होगा, ये कभी 40 से 20 होगा। तो या तो ये फेज डिफरेंस 0 मेंटेन रहे या ये कांस्टेंट मेंटेन रहे। कांस्टेंट मेंटेन रहने का मतलब क्या है, अगर ये 40 से 30 हुआ तो ये भी अगर 40 से तुम्हारा 30 होए या 50 होए, या अगर ये 30 से 50 हो गया तो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना बना, 20 डिग्री का। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो फेज डिफरेंस है 20 का ही मेंटेन रहना चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बिहेव एज कोहेरेंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में क्या आता है, टू identical different sources of light can never behave as coherent, question mark why। ठीक है, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली कि दो जो डिफरेंट सोर्सेज हैं ये कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज क्या है कोहेरेंट होने की, इनका वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, और जो फेज डिफरेंस है ये कंटीन्यूअस या 0 का मेंटेन रहना चाहिए। अब मैंने किसी तरीके से इनकी वेवलेंथ सेम कर दी, फ्रीक्वेंसी सेम कर दी, इनिशियल फेज डिफरेंस भी 0 कर दिया, बट जरूरी नहीं है कि जैसे जैसे लाइट बल्ब लाइट अप रहेंगे इनका फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कि ये जो तुम्हारे दो सोर्सेज हैं ये आइडेंटिकल सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव क्यों नहीं कर पाते, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। कोई भी हमारा लाइट सोर्स है, लेट्स से बल्ब ही है, इधर देखो, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, ये बल्ब हैं, ये हमें लाइट वेव्स दे रहे हैं, इधर देखो बोर्ड पे, ये जो बल्ब्स हैं ये लाइट वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनसे लाइट वेव्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या हो रहा है इनके अंदर की ये लाइट वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोलो कि ये जो हमारे बल्ब्स हैं, these bulbs are giving us light, ठीक है, और ये पक्के से पक्का विबग्योर रेंज में दे रहे हैं हमें, ठीक है, तभी हमें इनकी लाइट दिख रही है ना, तो ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं विबग्योर रेंज में। इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि हमें लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइट को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है तभी एनर्जी निकल रही होगी। भाई इधर देखो, ये हमारा सोर्स है S1, ये हमारा सोर्स है S2। इस सोर्स के अंदर अगर मैं जाके देखूं बहुत सारे हमारे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, इस सोर्स के अंदर भी हमारे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। अब ये एटम्स के पास हमारे डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे, इधर भी हमारे न्यूक्लियस के पास डिफरेंट ऑर्बिट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इधर देखो, मैंने अब इधर देखो, ये हमारे सोर्स अगर लाइट अप नहीं थे, ठीक है, लाइट अप करके मैं क्या करता हूं, इधर देखो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। ये हमारा एक बल्ब है S1, ये हमारा बल्ब है S2। इनिशियली ये स्विच ऑफ, ठीक है, स्विच ऑन होने से क्या होता है, क्या करता हूं मैं, स्विच ऑन होके सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कुछ ना कुछ वर्क डन ऐड होता है, W इक्वल टू Q डेल्टा V, ठीक है। जैसे ही कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पार्टिकल्स पे वर्क करता है Q डेल्टा V। अब चार्ज पार्टिकल्स पे वर्क करने का मतलब है चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी। चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी मिलने का क्या मतलब है, ये हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, हमारा थर्ड ऑर्बिट है। एज वी कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द अपर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये लो एनर्जी स्टेट में है, सेकंड हाई एनर्जी स्टेट में है, ये और हायर एनर्जी स्टेट में है। तो जैसे ही इनको कुछ इनके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, बल्ब को स्विच ऑन करूंगा, तो जो इस बल्ब के अंदर टंगस्टन मटेरियल है, उस टंगस्टन के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, उन मिलियंस ऑफ एटम्स के पास आगे फर्दर ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। वो सब इलेक्ट्रॉन कहां से, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे जाएंगे, हाई
हाई एनर्जी स्टेट में वो कितने टाइम के लिए रहेंगे? नैनो सेकंड्स के लिए। मैंने बताया था कि जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं वो अब हमारा लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो ज्यादा स्टेबल कब होगा? हाई एनर्जी पे या लो एनर्जी पे? लो। जितनी एनर्जी लो होती है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे जाता है यहाँ पे जाके अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होते ही ये क्या करेगा? अपनी दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा ये एनर्जी को रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। ये एनर्जी को रिलीज करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, और वो फोटॉन्स निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइट जो हमें शो होंगे। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये S1 बल्ब और ये S2 बल्ब दोनों कोहेरेंट हो तो होना क्या चाहिए? जैसे इनको मैंने स्विच ऑन किया, इनके जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस है सब कुछ सेम टाइम पे होना चाहिए। सब कुछ सेम टाइम पे, कहने का मतलब है बल्ब को लाइट अप करते ही तीसरे सेकंड में अगर इस ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, उसी मोमेंट पे इस बल्ब के अंदर के भी जो हमारा मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर के एटम का थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे। क्या इतनी सिमिलैरिटी होना पॉसिबिलिटी है? नो, इतनी सिमिलैरिटी होना पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सो टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बिहेव एज कोहेरेंट इन नेचर। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? नो टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट बिकॉज if we want to create two coherent sources from identical bulbs, from identical sources, then their electrons should make equal or same transitions at a same time, which is not possible। तो ये दो एटम्स की डायग्राम बना दोगे आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे ट्रांजिशन मार रहा है तो उसी टाइम मोमेंट पे अगर उस ऑर्बिट का वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे ट्रांजिशन मारता है तब उनकी लाइट वेव्स से जो लाइट वेव्स निकलेंगी उनका जो फेज डिफरेंस है या तो जीरो मेंटेन रहेगा या तो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो इतनी सिमिलैरिटी होना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टू डिफरेंट आइडेंटिकल सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट इन नेचर। तो अगर टू डिफरेंट आइडेंटिकल सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते तो इंटरफेरेंस पैटर्न हम डेली लाइफ में स्टडी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जो इस रूम में डिफरेंट लाइट सोर्सेज चल रहे हैं उनकी जो लाइट वेव्स आपस में टकरा रही हैं तो कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, बट दैट प्रोसेस इज नॉट अ इंटरफेरेंस प्रोसेस, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए लाइट सोर्सेज क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट इन नेचर, और टू आइडेंटिकल सोर्सेज कैन नेवर बिहेव एज कोहेरेंट इन नेचर। जस्टिफाइड इतना करो। हाँ Shall I rub this? ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिख लोगे? ठीक है जी, चलो नाउ हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, मेथड टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो अगर टू आइडेंटिकल सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते, अब साइंटिस्ट को तो इंटरफेरेंस पता चल चुकी क्या चीज है, अब किसी ना किसी तरीके से उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना है। तो कोहेरेंट सोर्सेज अगर नहीं, इंडिविजुअल दो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोहेरेंट सोर्सेज को क्रिएट करना पड़ेगा। राइट डाउन हेडिंग, मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। नहीं, पहले पता चला इंटरफेरेंस क्या चीज है। इंटरफेरेंस क्या है? लाइट सोर्स की लाइट एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूट होना। फिर उन्होंने देखा ये इंटरफेरेंस कब होगा, लाइट सोर्स आपस में कब इंटरफेयर होंगे, जब उनकी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और कंटीन्यूअस फेज डिफरेंस हो। फिर उन्होंने दो डिफरेंट लाइट बल्ब्स को लाइट अप करके देखा, उनकी लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी है ना कि उन्होंने पहले सीखा कि इंटरफेरेंस कब होगा, दोनों ने कभी तो एक्सपेरिमेंट किया कि
हाँ तो बता तो रहा हूं, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना इंटरफेरेंस का। अभी तक इंटरफेरेंस सिर्फ होता क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, अब इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इंटरफेरेंस फाइनली फिर उन्होंने कराई कैसे। ठीक है, हेडिंग बनाओ मेथड्स टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। यस, फर्स्ट पॉइंट बनाओ बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट पॉइंट इज बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। Second point, by division of amplitude, and third point, by reflection. These are the three common methods to produce coherent sources of light. ठीक है, जो अब हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का मेथड पढ़ेंगे दैट विल बी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। हम वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करेंगे। इधर देखो बोर्ड पे, ठीक है, हेडिंग बनाओ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो हमारे एग्जाम में आना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। To show interference pattern in laboratory. To show interference pattern in lab. YDSC to study interference pattern. इधर देखो, yes, on the board. Young was a scientist that successfully shows interference pattern in the lab. अब हमें पता चल चुका है इंटरफेरेंस का मतलब होता है लाइट सोर्सेज का आपस में लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना। इंटरफेरेंस होने के लिए टू डिफरेंट सोर्सेज की वेव्स आपस में इंटरफेयर होनी चाहिए, आपस में सुपर इम्पोज होनी चाहिए। अब वो दो सोर्सेज भी क्या होने चाहिए आपस में, कोहेरेंट इन नेचर। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या देखा, यंग ने ऑब्जर्व किया, लेट्स से हमारा सोर्स है S1, ये है हमारा सोर्स S2। उसने इन दोनों सोर्सेज को आपस में लाइट अप किया। अब ये भी सोर्स है, ये भी वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। इधर देखो, ये हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये सेकंड सोर्स है, इसको मैंने लाइट अप किया, यहां से भी हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये वेव्स आपस में इंटरफेरेंस तो कर रही हैं, ये चीज देख रहे हो ना, इस वेव के इस सोर्स की जो वेव्स है उसके क्रेस्ट और ट्रफ इसकी क्रेस्ट और ट्रफ के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब अगर मैं यहां पे स्क्रीन लगाऊं, इधर देखो बोर्ड पे, अगर मैं यहां पे स्क्रीन लगाऊं तो होना क्या चाहिए, इस स्क्रीन पे कहीं पे तो ब्राइटनेस होनी चाहिए ज्यादा, कहीं पे डार्कनेस होनी चाहिए ज्यादा। इधर देखो बोर्ड पे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं मान के चलूं कि दो आइडेंटिकल डिफरेंट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं जबकि वो नहीं करते, अगर दो आइडेंटिकल सोर्सेज दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं तो यहां से जो हमारी लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, यहां से हमारी लाइट वेव्स निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, तो होना क्या चाहिए, अब ये हमारा एक सोर्स है जिससे कुछ लाइट वेव्स निकल रही हैं, ये सेकंड सोर्स है इससे कुछ लाइट वेव्स निकल रही हैं, लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं। इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से जो इस बल्ब की ब्राइटनेस है, जितनी इन वेव्स की ब्राइटनेस है, फाइनल ब्राइटनेस इससे ज्यादा हो जानी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से क्या होगा, जहां पे इस वेव इस बल्ब की वजह से जो ब्राइटनेस है तो ओवरऑल ब्राइटनेस कम हो जानी चाहिए। तो ये जो हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे कहीं पे तो जो ब्राइटनेस है वो पहले से ज्यादा हो जानी चाहिए और कहीं पे ब्राइटनेस कम होनी चाहिए, ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा इस स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उनकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज नॉट अ इंटरफेरेंस प्रोसेस, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस हो रही होती तो लाइट एनर्जी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होती। लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है एनर्जी का किसी एक पॉइंट पे ज्यादा होना और एनर्जी का किसी एक पॉइंट पे
कम होना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। आप पूछते थे ना कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का मतलब है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का मतलब है कि कहीं पे ब्राइटनेस का एकदम बढ़ जाना और कहीं पे ब्राइटनेस का पहले से भी कम हो जाना। तो इस स्क्रीन पे अब जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न था वो नहीं स्टडी हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, और वो होना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं, ये these two sources can never behave as coherent in nature। तो अल्टीमेटली अब हमें क्या करना है, अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न को लैब में स्टडी करना है तो हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। अब देखो यंग ने दो कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए, इसको ध्यान से देखो। यंग ने क्या किया, एक बल्ब लिया, ठीक है, सोर्स S, इसको लाइट अप किया। यहां पे उसने एक कार्डबोर्ड शीट रख दी और इसके पीछे उसने स्क्रीन को रखा। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है और ये हमारी कार्डबोर्ड शीट। ठीक है, दोबारा से देखो बोर्ड पे, और मत करो अभी। ये हमारा सोर्स है जिसको हमने लाइट अप किया, ये हमारी एक कार्डबोर्ड शीट है, ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड शीट में दो होल्स कर दिए। ठीक है, अब होगा क्या, ये सोर्स है, इस सोर्स को मैं लाइट अप करूंगा, इस सोर्स से हमारी लाइट वेव निकलेंगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। इधर देखो, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। मैं क्रेस्ट को डार्क शो कर रहा हूं, ट्रफ को डॉटेड शो कर रहा हूं। क्रेस्ट ट्रफ, फिर उसके बाद क्रेस्ट। अब इसके बाद ये वेव्स आगे तो कार्डबोर्ड पे जाकर रुक जानी चाहिए थी। अब कार्डबोर्ड में इसको दो होल्स मिले। ठीक है, अब लाइट वेव्स जो है इन कार्डबोर्ड होल्स के थ्रू पास होंगी। ठीक है, अब यहां से लाइट वेव्स पास होंगी, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट। ठीक है, फिर नीचे वाली इस स्लिट से पास होंगी, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर उसके बाद ट्रफ। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं और यहां से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। पॉसिबिलिटीज क्या हो रही हैं, कहीं पे ये तुम्हारी डार्क रेज आपस में टकरा रही हैं, कहीं पे इधर देखो ये हमारी कंटिन्यूअस लाइंस आपस में टकरा रही हैं, कहीं पे डॉटेड लाइंस आपस में टकरा रही हैं और कहीं पे डॉटेड और कंटिन्यूअस आपस में टकरा रही है। जहां पे डार्क लाइंस आपस में टकरा रही है वहां पे क्या हो रहा है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है। जहां पे दो डॉटेड लाइंस आपस में टकरा रही है वहां पे क्या हो रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है। जहां पे डॉटेड और कंटिन्यूअस लाइन आपस में टकरा रही है मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहे हैं, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है। अब देखो भाई, ये जो यहां से लाइट वेव्स निकली, लेट्स से y1, यहां से लाइट वेव्स निकली y2। अब ये दोनों लाइट वेव्स आ तो सेम सोर्स से रही हैं, तो यहां से जो लाइट वेव्स मैंने क्या किया, इनके वेव फ्रंट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया, ये वेव फ्रंट्स ही है ना, ठीक है, इनके वेव फ्रंट्स को जब मैंने पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट किया, नाउ बाय द मेथड ऑफ distribution of wavefront, these two sources, these two slits S1 and S2 now behaves as coherent sources। अब यहां से जो वेव्स निकल रही हैं, लेट्स से y1 वेव्स निकल रही हैं, यहां से y2 वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, तो इन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी और फेज डिफरेंस होगा वो तुम्हारा कंटिन्यूअस या जीरो रहेगा। मतलब अल्टीमेटली इस रीजन में जो फिनोमेना हो रहा है उस फिनोमेना को क्या नाम दिया जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो होना क्या चाहिए, लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो फाइनली जब यंग ने इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी किया तो उसने क्या देखा कि जो हमारा पैटर्न बना यहाँ पे, दैट वाज अ रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न का कहने का क्या मतलब है, जब यहाँ पे इस स्क्रीन को ऑब्जर्व किया गया तो इस स्क्रीन पे देखो मैं रेड कलर से तुम्हारा शो कर रहा हूं ब्राइटनेस और मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं डार्कनेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ पे पैटर्न बना वो इस तरीके का था कि पहले हमारी इस स्क्रीन के ऊपर वाले अगर 1 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे पूरी ब्राइटनेस थी तो उसके नीचे हमारा 1 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे बिल्कुल डार्कनेस मिली, फिर अल्टरनेटिवली यहां मुझे डार्कनेस मिली, फिर अल्टरनेटिवली मुझे यहां पे डार्कनेस मिली और इनके बीच में ब्राइटनेस, ब्राइटनेस और ब्राइटनेस। ठीक है, that was the pattern that was observed by Young। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा जो पैटर्न बना दैट इज द इंटरफेरेंस पैटर्न हैविंग
कंटिन्यूअस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस, और इन पैटर्न में जो हमें ब्राइटनेस और डार्कनेस मिली इनको नाम दिया गया फ्रिंजेस। ठीक है, जहां पे हमें ब्राइटनेस मिली उस फ्रिंज को नाम दिया गया ब्राइट फ्रिंज, जहां पे हमें डार्कनेस मिली उसको नाम दिया गया डार्क फ्रिंज। ठीक है, सो दिस इज अ रफ आइडिया अबाउट इंटरफेरेंस। तो आज के लेक्चर में सिर्फ अभी हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न स्टार्ट हुआ, भी है टाइम आगे बढ़ा सकते हैं। करो इसको अभी जल्दी नोट करो क्विक। नहीं, ये ऑब्जर्व किया गया जब होल करके जब हमारी लाइट बनी, ठीक है, लाइट सोर्सेज निकले, इनसे जो लाइट वेव निकलेंगी उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस कंटीन्यूअस या जीरो है। जहाँ पे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ के ऊपर वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज और कंस्ट्रक्टिव। हाँ, इधर देखो एक और चीज, इधर देखो ध्यान से, यस देखो, जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पे क्या हो रहा होगा, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, मतलब कौन सी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, और वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में बस यही है, ये हमारा 50% स्टडी हो चुका है। अब हमने पढ़ना क्या है, इंटरफेरेंस की मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू डील करना है बस। ठीक है, ये इजी है चैप्टर, इसके क्वेश्चन भी बन जाते हैं कंपटीशन में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। सीबीएसई वाइज तो है ही इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरफेरेंस प्रोसेस क्या है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है, अभी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे इंटरफेरेंस का। ठीक है, और कॉन्सेप्ट एक बार बस बोर्ड पे देखते रहो, स्टडी करते रहो, मैथमेटिकल फॉर्म अभी देखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है इसका, ज्यादा दिक्कत नहीं करता इंटरफेरेंस का, इजी टॉपिक है। हाँ, एक और चीज, ये सबसे काम की चीज, अभी ये चीजें हमने करनी है। देखो, जब ये डायग्राम बनाओगे, इस डायग्राम को बनाते हुए एक ध्यान रखना, ठीक है, ये भी मैंने रफ डायग्राम में बनाई है, अब आगे जैसे वाईडीएससी को डिटेल में स्टडी करेंगे वो चीज आ जाएगी, बट स्टिल एग्जाम में जब ये डायग्राम बनाओगे, इधर देखो बोर्ड पे, ये जो तुम्हारा सोर्स है, इस सोर्स की बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें रफ डायग्राम स्टडी कराया है सिर्फ बताने के लिए कि रेगुलर इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है। जब एग्जाम में तुम ये डायग्राम बना के आओगे, इस डायग्राम में ध्यान रखना, सोर्स के बिल्कुल सेंटर लाइन वाली पॉइंट पे, इधर देखो, ये जो तुम्हारा इतना रीजन है, यहाँ पे तुम्हारी कौन सी बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, पक्के से 100%। यहाँ पे तुम्हारी ब्राइट बनेगी। अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न स्टार्ट ही यहाँ से करना है, तुमने जो अपनी स्क्रीन बनानी है ना, ये अगर रेड है तो यहाँ पे क्या होगा, पक्के से ऊपर नीचे ब्लैक और ब्लैक, फिर रेड रेड ब्लैक ब्लैक। ठीक है, अभी चाहे इसमें मर्ज मत करो, बट याद रखना इस प्रोसेस को। अभी जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न को मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा कि सेंटर पे ब्राइट कैसे बनती है। ठीक है, ठीक है जी, इतना